अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा फिजिक्स क्लास 10 का थर्ड लेसन है। आज हम अपना चैप्टर 1 यानी कि जो चैप्टर 10 है क्लास 10 का फिजिक्स का, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसका थर्ड लेसन अटेंड करने जा रहे हैं। आज के हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है बेटा? आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, elaborate simple harmonic motion and its characteristics with the help of examples, identify the features of simple harmonic motion। तो ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। ये वही हमारे SLOs हैं जो हमारे फर्स्ट लेसन से चल रहे थे। मैंने आपको कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये एक प्रोग्रेशन में चलता जाएगा। हमने सबसे पहले मास अटैच्ड टू स्प्रिंग को समझा, उसके बाद बॉल एंड बाउल मोशन को समझा है, और आज हम जो समझने चाह रहे हैं दैट इज जो है अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन आज के लेसन के बाद हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी तीनों एग्जांपल्स हैं, तीनों की तीनों हम समझ चुके हैं, दो हमारी हो चुकी हैं, थर्ड आज हम कर लेंगे। तो आज हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सबसे पहले बेटा वही पुराना क्विक रिकॉल जो मैंने आपको पहले बताई थी चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आज आपकी मेमोरी को फिर से दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड vibratory motion, and another term for vibration is oscillation. So vibratory motion can also be called as oscillatory motion. These are all the things जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारी मैंने आपको पहले भी समझाई हैं दो लेसन्स के अंदर। आज थर्ड लेसन है, नाइन्थ में भी आपने पढ़ी है। सो आई एम नॉट वेस्टिंग मोर टाइम ऑन दीज। हम आगे चलते हैं। जो और बातें थी जो लास्ट लेसन में हमने समझी थी उनको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। द फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? कौन सी दो पोजीशंस के दरमियान, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के, वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट। एंड द सेकंड इज अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करती है। कौन से ऑब्जेक्ट को? जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। कहाँ पुल या पुश करती है? उसकी मेन पोजीशन की तरफ। तो आज जो हमने पढ़ना है, आज का हमारा जो एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, दैट इज सिंपल पेंडुलम। A simple pendulum also exhibits simple harmonic motion। क्या कह रहा है? Simple pendulum also exhibits simple harmonic motion। Simple pendulum भी simple harmonic motion रखता है। कैसे? It consists of a small bob of mass m suspended from a light string of length L fixed at its upper end। इसमें एक स्मॉल बॉब होगा जिसका मास m है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लेंथ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। मैं चीजें आपको दिखाता जाता हूँ साथ। ये हमारा सिंपल पेंडुलम, एक स्मॉल मास m है जो कि एक स्ट्रिंग L लेंथ के साथ जो है उसके जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो है सस्पेंड किया हुआ है, इसको एक ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बांधा हुआ है, इसको सस्पेंड कर दिया एयर में और ये इस तरह से लटक रहा है यहाँ पे। अच्छा, इन द इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन O द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो एंड द बॉब इज स्टेशनरी। कह रहे जब उसकी मीन पोजीशन पे है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो वहां पे बॉब पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही और नेट फोर्स वहां पे क्या होगी? जीरो। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन A द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। कह रहा है इनिशियली जो इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन हो, यहाँ पे जो बॉब है ये रेस्ट पे रहेगा क्योंकि जो इसका नेट फोर्स है वो जीरो, क्योंकि उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो रिएक्शन फोर्स होगी वो स्ट्रिंग में एक्ट करेगी और उस फोर्स का नाम है टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। द फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। द फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसका मास डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सॉरी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे मास रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही इसको आप एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले जाएंगे, यहाँ जाके मास रेस्ट पोजीशन में नहीं रहेगा, मास यूं झूलना शुरू कर देगा। ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, जो वाइब्रेटरी मोशन है, जो ऑसिलेटरी मोशन है, इसी को हमें समझना है और इसी को देखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है। तो ये जब आप मास को एक्सटेंड करके उठा के एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके जाते हैं, तो जो एंगल बनता है इनिशियल पोजीशन के साथ या मेन पोजीशन के साथ, दैट इज कॉल्ड थीटा। व्हाट एंगल इट इज थीटा। तो दैट इज द एंगल जो फॉर्म हो रहा है कब? जब आप मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में फॉल हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? L, मेन पोजीशन O आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन A, एक्सट्रीम पोजीशन A B, और यहाँ पे जो एंगल है मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में, दैट इज थीटा। Also there is this tension in the string, जो मैंने अभी आपको बताया कि the force acting along the stretch string is called tension in a string। तो वो जिस भी जो है जगह पे मैस होगा हमारा, वो हर जगह पे टेंशन इन अ स्ट्रिंग ऑलवेज एक्ट कर रही होगी। इस इनिशियल पोजीशन पे भी टेंशन है, यहाँ पे भी टेंशन ऐड कर रही होगी, यहाँ भी टेंशन ऐड कर रही होगी।
और वो हमेशा ऑपोजिट एक्ट करी होगी वेट के, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो वो अपवर्ड एक्ट करेगा. सो दिस इज द जो है होल सिनेरियो. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन. There is no force acting along the string as the tension in the string cancel the component of the wave mg cos theta. ये क्या बात की है, इस बात को समझते हैं. आइए जरा यहाँ देखते हैं. ये वही पुरानी डायग्राम मैंने आपके सामने लेके आया हूँ. यहाँ पे आपकी इनिशियल पोजीशन या मीन पोजीशन O है, एक्सट्रीम पोजीशन B, एक्सट्रीम पोजीशन A, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम. यहाँ पे आपके सामने कुछ एरोस लगे हैं. मैं एरोस को बारी बारी एक्सप्लेन करने लगा हूँ. मैस ये है, इसका वेट हमेशा सीधा डाउनवर्ड एक्ट करेगा इस ब्लू एरो से, और वो वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, W इज इक्वल टू mg. ये आपने क्लास 9 में चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है. W इज इक्वल टू mg. वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है. तो ये आ गया इसका वेट. अच्छा, क्लास 9 में ही चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. किसी भी फोर्स को उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. तो W के भी दो कंपोनेंट हो गए, एक W का X कंपोनेंट होगा और एक W का Y कंपोनेंट होगा. जो X कंपोनेंट होगा दैट वुड बी W cos थीटा, और जो Y कंपोनेंट होगा दैट वुड बी W sin थीटा. तो W की वैल्यू क्या है, mg. So it would become mg sin theta and mg cos theta. So this is the X component which is acting downward, which is mg cos theta. आप देख सकते हैं जो mg cos theta है ये बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट कर रहा है किसके, इस टेंशन T वेक्टर के. ये दोनों टेंशन T फोर्स इधर अपवर्ड एक्ट कर रही है, mg cos theta डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इस X कंपोनेंट की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं होगी. वेट ऑलरेडी खत्म हो गया क्योंकि हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया. तो वेट का तो कंपोनेंट है ही नहीं. अभी मैंने वेट खुद तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके कंपोनेंट्स को हम देख के समझ रहे हैं. ठीक है, और जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो एक्स कंपोनेंट था, वो इसके साथ बैलेंस आउट हो गया. तो अब वेट का एक ही कंपोनेंट हमारे पास बचता है जो अगर मोशन करवा सकता है, दैट इज द वाई कंपोनेंट. एंड वाई कंपोनेंट सजेस्ट mg sin थीटा. सो दिस mg sin थीटा, दैट वाई कंपोनेंट, ये होगा जो मोशन करवाएगा यहाँ इस पेंडुलम की मदद से. ठीक है, पेंडुलम को मोशन करवा रहा होगा इस एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की मदद से. तो ये वेट के दो कंपोनेंट मैंने आपके सामने ब्रेक किए. द फर्स्ट वन इज mg cos थीटा, द सेकंड वन इज mg sin थीटा. mg cos थीटा इज opposite to tension T in the string, that is why it got cancelled. ये दोनों cancel out हो गए. And the remaining component of weight and the only component of wave जो कि मोशन करवाएगा इस पेंडुलम को, that is the y component which is mg sin theta. अब आते हैं वापस डायग्राम की तरफ, अपने पॉइंट्स की तरफ. So the first point was there is no force acting along the string as the tension in the string cancels the component of the weight mg cos theta. String के along कोई force act नहीं करी because जो tension in the string है वो cancel करी है किसको, कौन से component of weight को, mg cos theta को, which is the x component. So there is no motion along this direction. इस direction में कोई motion नहीं है. The component of the weight mg sin theta is directed towards the mean position and acts as a restoring force. The components mg sin theta is directed towards the mean position O and act as a restoring force. तो ये mg sin theta होगा जो मूवमेंट करवाएगा हमारे पेंडुलम को. तो this is the whole. अभी तक जितनी बात हुई उसको हम सम अप करते हैं. एक मास m था जिसको एक स्ट्रिंग लेंथ L से अटैच कर दिया. इनिशियली वो जो था वो उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वहां पे जो वेट था वो W इज इक्वल mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही थी. तो इनिशियल पोजीशन पे दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो ये रेस्ट पे था. आप मैस को उठा के लेके गए एक्सट्रीम पोजीशन A के ऊपर. तो जो इन दोनों के दरमियान में एंगल था वो एंगल क्या बना, थीटा. तो मैस जब A पोजीशन पे पहुंचा यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उसका वेट वेक्टर ब्लू से W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसको हमने फर्दर ब्रेक कर दिया उसके कंपोनेंट्स में जो कि ग्रीन एरो से नजर आ रहा है. जो ग्रीन एरो डाउनवर्ड लगा हुआ है दैट इज द x कंपोनेंट व्हिच इज mg cos थीटा एंड द अदर वन इज द mg sin थीटा जो कि y कंपोनेंट है जो मीन पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा है और एक्ट एज अ रीस्टोरिंग फोर्स. x कंपोनेंट टेंशन T के साथ कैंसिल हो गया तो इस तरफ से कोई मोशन नहीं होगा. तो ये था अभी तक जो हमने सब पढ़ा. आगे चलते हैं. Due to this force, the bob starts moving towards the main position O. किस फोर्स की बात कर रहा है? The component of weight, which was mg sin theta. This component, इस फोर्स की वजह से जो बॉब है वो मेन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा. आगे देखें. At O, the bob has got the maximum velocity and due to inertia, it does not stop at O. Rather, it continues to move towards the extreme position B. क्या हुआ? ये मूव करता हुआ आया इनिशियल पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई और क्योंकि यहाँ से मूव करता आ रहा था मोशन बढ़ता गया और क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है इनर्शिया इसको यहाँ रुकने नहीं देगा. क्या करेगा? इसको
आगे ले जाएगा किस पोजीशन के ऊपर, एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर। अच्छा, ड्यूरिंग इट्स मोशन टुवर्ड्स पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेस ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम जीरो एट इट एज इट रीचेस द पॉइंट बी। कह रहा है जब ये इनिशियल पोजीशन या मेन पोजीशन ओ से बी की तरफ जा रहा है तो होगा क्या, जैसे जैसे आगे जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, स्लो 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 स्लो, और यहाँ पे आके एक पॉइंट पे आके जीरो होगी, जहां पे थोड़ी देर के लिए हमें ऐसे लगेगा कि मैस रुका है। ये हुआ क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, वो किस तरफ एक्ट कर रही है, मेन पोजीशन की तरफ। हम कहाँ जा रहे हैं, मेन पोजीशन से दूर, तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है मेन पोजीशन की तरफ, तो वो क्या करेगी, हमारी स्पीड को क्या करेगी, स्लो करेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैस कहाँ जा रहा है, मेन पोजीशन से दूर, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स किधर एक्ट करेगी, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, दोनों ऑपोजिट है, तो क्या करेगी, वेलोसिटी को डिक्रीज करती जाएगी। कौन, रीस्टोरिंग फोर्स। और बी पॉइंट पे पहुंचते हुए मैस जो होगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वो थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर दोबारा वापस फ्लो करना शुरू करेगा मेन पोजीशन की तरफ ड्यू टू द y component mg sin theta which is the restoring force. अच्छा, the restoring force mg sin theta still acts towards the mean position O and due to this force the bobs again start moving towards the mean position O. तो B पे पहुंचने के बाद mg sin theta component फिर वही है restoring force का, वो फिर उसको mean position की तरफ लेके आएगा और बॉब फिर दोबारा वहां पे आएगा। In this way, the bob continues his to and fro motion about the main position. इस तरह से बॉब जो है वो अपनी to and fro motion continues रखेगा। It is clear from the above discussion that the speed of the bob increases while moving from point A to O due to the restoring force. ये बात क्लियर है कि जब हम एक्सट्रीम पोजीशन A से O की तरफ जाते हैं या एक्सट्रीम पोजीशन B से O की तरफ जाते हैं तो जो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स है, जो हमारी स्पीड है, वो तेज होती जाती है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, इंक्रीज होती जाती है। Therefore, acceleration of the bob is also directed towards O. So acceleration जो bob की निकालेंगे वो भी किस तरफ होगी, directed towards O, क्योंकि force किस तरफ थी, mean position O की तरफ। Similarly, when the bob moves from O to B, its speed decreases due to restoring force, which again acts towards O. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब O से B की तरफ bob जाएगा तो उसकी स्पीड कम होगी, क्यों, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट एक्ट करेगी, वो चाहती है उसको कहाँ लेके जाने का, टुवर्ड्स O, यानी कि मेन पोजीशन। Therefore, acceleration of the bob is again directed towards O. तो फिर इस केस में acceleration फिर दोबारा कहाँ है, O की तरफ। So यहाँ से हमें समझ क्या है, it follows that the acceleration of the bob is always directed towards the mean position O. आप जिस मर्जी स्टेट में चले जाएं, acceleration of the bob is always directed towards mean position O. Hence the motion of simple pendulum is simple harmonic motion. तो अब देखते हैं हम इसके टाइम पीरियड के बारे में। रिमेंबर जब हमने टाइम पीरियड निकाला था मास अटैच्ड टू स्प्रिंग का, दैट वाज t is equal to 2 pi square root of m over k। बट जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं सिंपल पेंडुलम का, तो फॉर्मूला इज द t is equal to 2 pi square root of l over g। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, बेसिकली इट इज द टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। फॉर एग्जांपल यहाँ से पेंडुलम को आपने छोड़ा तो पेंडुलम मूव करके दूसरी एक्सट्रीम पे गया, वापस मूव करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आया जहां से छोड़ा, तो दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ पेंडुलम, जो वन कंप्लीट पीरियड हो गया। So we define simple harmonic motion again. Simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. Simple harmonic motion कब होगा, जब net force हमेशा direct होगी, directly proportional होगी किसके, displacement के, which was the concept of Hooke's law। तो net force हमेशा directly proportional होगी displacement के from the mean position, और हमेशा net force की direction भी किस तरफ होगी, mean position की तरफ। So आज के लेसन जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीनों एग्जांपल्स को कवर कर लिया, तो आज हम जो फीचर्स बनते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उनको यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी वो किसी फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रही होगी, यानी कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी, यानी कि वो ऑसिलेट कर रही होगी, या इन अदर वर्ड्स इट विल बी परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। ये सारी बातों का मतलब एक ही है जितने मैंने लफ्ज अभी बोले, या वो वाइब्रेट कर रही होगी, या वो ऑसिलेट कर रही होगी, या ऑसिलेटरी मोशन कर रही होगी, या टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी, सब एक ही है। सेकंड पॉइंट इज इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अभी हमने प्रूव किया, चाहे A to O यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन A से मीन पोजीशन O आए या एक्सट्रीम पोजीशन B से एक्सट्रीम पोजीशन O आए, इन एनी केस the acceleration is always directed towards the mean position because of the restoring force which is always directed towards mean position. Third point is the magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position. That is, acceleration will be zero at mean position while it will be maximum at the extreme position.
याद करें mass attached to spring में हमने एक रिलेशन निकाला था, a is directly proportional to minus x, तो वो बताता कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। और जो एक्सेलरेशन होगी इस हिसाब से अगर निकालें तो मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी, जो सॉरी मेन जो होगी मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। its velocity is maximum at the mean position and 0 at the extreme position, जबकि velocity उसका उलट है, velocity mean position के ऊपर मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है। So these are the characteristics of simple harmonic motion। किसी भी मोशन को आपने चेक करना हो कि either it is simple harmonic motion or not, ये चार characteristics, ये चार खसूसियात अगर उस मोशन में फॉल कर रही होंगी, उस मोशन में होंगी, तो that would be a simple harmonic motion। तो यहाँ पे हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ टर्म्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करते हुए हम पूरे टॉपिक्स में पढ़ते आए हैं, मैं उन सबको यहाँ पे कलेक्टिवली आज फिर दोबारा से डिफाइन कर रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। द फर्स्ट वन इज वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने को किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, उसका एक वाइब्रेशन हो गया। Time period, the time taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period। एक वाइब्रेशन को करने में जो टाइम लगा होगा किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को, वो उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। कितनी दफा वाइब्रेट करती है कोई बॉडी एक सेकंड के अंदर, वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या लिखते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज f is equal to 1 over t and t is called the time period। and the last one is the amplitude, the maximum displacement of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude। maximum displacement कहां से, वाइब्रेटिंग बॉडी का मेन पोजीशन से, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन ए तक चाहे एक्सट्रीम पोजीशन बी तक, वो क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, So this was the concept of simple harmonic motion। आज हमने simple harmonic motion को complete कर लिया है, ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हो गया। आज नेक्स्ट लेसन से हम इससे आगे टॉपिक शुरू करेंगे। सो होप सो आपको समझ आया होगा सब। इन एनी केस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप इन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं ताकि आपको दोबारा से क्लैरिटी हो जाए उस चीज़ की। सो अब आपने वर्कशीट सॉल्व करनी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।